अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम मैट्रिक्स अलजबरा से मुतालिक अपना तीसरा लेक्चर करने जा रहे हैं। मैंने आपको लास्ट दो लेक्चर में मैट्रिक्स की कुछ इंट्रोडक्शन कराया था और उसके साथ साथ मैट्रिक्स के कुछ ऑपरेशंस आपने देखे थे। अब हम मैट्रिक्स को फर्दर आगे आज हम डिस्कस करेंगे और आज हम मैट्रिक्स का एक दूसरा एक ऑपरेशन ऑपरेशन नंबर 7 हम आज पढ़ने जा रहे हैं। और इससे पहले मैं आपको 6 ऑपरेशंस पढ़ा चुका हूँ। आप अपने लेक्चर रिकॉर्डेड मौजूद हैं तो आप देख भी लीजिएगा। तो आज हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या चीज़ है पहले इसको ज़रा समझ लें। द एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स मे बी कंबाइंड टू कंप्यूट अ रियल नंबर नोन एज डिटर्मिनेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, उस स्क्वायर मैट्रिक्स को एक रियल नंबर में कन्वर्ट किया जा सकता है। स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है, ये बात याद रखिएगा। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर हो, उसको एक रियल नंबर में कन्वर्ट किया जा सकता है और उस रियल नंबर को डिटर्मिनेंट कहते हैं। और डिटर्मिनेंट सिर्फ उसी मैट्रिक्स का फाइंड होगा जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो। अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो डिटर्मिनेंट हो ही नहीं सकता। अब डिटर्मिनेंट निकाला कैसे जाता है? इट्स वेरी सिंपल। फर्ज कर लें कि एक मैट्रिक्स है ए जो है 2 5 3 -2। ये एक मैट्रिक्स है। अब अगर इस ए मैट्रिक्स का मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है तो डिटर्मिनेंट का या तो सिंबल होता है डेट ए, यानी ए का डिटर्मिनेंट निकालना है तो मैं लिखूंगा डेट ए, या मैं लिखूंगा मॉड ए, या मैं लिखूंगा डेल्टा ए। तीनों एक ही बात है। डेट ए लिखें, मॉड ए लिखें या डेल्टा ए लिखें, इसका मतलब है डिटर्मिनेंट ए का निकालना है। अब ए का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को एज इट इज लिख देते हैं। लेकिन अब आप यहाँ गौर करें, यहाँ पर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट नहीं डाले। यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट था मगर यहाँ पर एक लाइन लगी हुई है सिर्फ। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस याद रखिएगा कि अगर मैट्रिक्स होगा तो उसमें ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा होगा और अगर डिटर्मिनेंट होगा तो सिर्फ एक लाइन लगी होगी। तो बहरहाल इस मैट्रिक्स को पहले हमने बना दिया, ये डिटर्मिनेंट। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? मैं डेट ए निकालना चाहता हूँ या डेल्टा ए निकालना चाहता हूँ या मॉड ए निकालना चाहता हूँ, तो उसका तरीका क्या होता है कि इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल है, आपको पता है प्रिंसिपल डायगोनल ये होता है। अगर आपको याद याद दिलाता हूँ कि ये यहाँ से यहाँ तक ये जो था, ये प्रिंसिपल डायगोनल था। अगर आपको याद है तो हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल के जो दो नंबर होंगे ना, उनको पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें यहाँ प्रिंसिपल डायगोनल पे 2 है और एक -2 है, तो 2 -2 मल्टीप्लाई हुआ। फिर हम माइनस करेंगे इसका जो सेकेंडरी डायगोनल है। सेकेंडरी डायगोनल ये दो है, यानी पहले प्राइमरी डायगोनल उठाएंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस करेंगे सेकेंडरी डायगोनल। सेकेंडरी डायगोनल में है 5 और 3, तो ये 2 × -2 -4 हुआ और ये -15 हुआ, तो ये माइनस का 19 आंसर आ गया। ये जो आंसर है ये दरअसल कहलाता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला है आपने, इसी को देखते हुए अब फर्ज करें एक मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स 2 4 4 8। अब इसका मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है। अगर तो मैं क्या करूं, सबसे पहले मैं लिखूंगा मॉड बी इज इक्वल टू, फिर यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स हटा के लिख दूंगा मॉड 2 4 4 8। उसके बाद प्राइमरी डायगोनल यानी 2 और 8 को लिखूंगा 2 × 8 माइनस ये सेकेंडरी डायगोनल में 4 × 4, तो 4 × 4, तो 16 -16, तो डिटर्मिनेंट इसका आया 0। अब एक बात यहाँ याद रख लें, यहाँ जो शुरू में बताया गया था कि डिटर्मिनेंट किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाला जाएगा और डिटर्मिनेंट एक रियल नंबर होता है, ये बताया था ना। तो पहले देखें, ये ए भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स था और इसका डिटर्मिनेंट एक नंबर आया, और बी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका डिटर्मिनेंट भी एक नंबर आया। तो डिटर्मिनेंट कोई मैट्रिक्स नहीं होता बल्कि एक नंबर होता है, और वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स ही का निकलता है। स्क्वायर नहीं होगा तो नहीं निकलेगा। अब एक बात यहाँ याद रख लें, ये एक लिखा हुआ है कि एनी मैट्रिक्स हुज डिटर्मिनेंट इज 0 इज नोन एज सिंगुलर मैट्रिक्स। कोई भी ऐसा मैट्रिक्स
जिसका डिटर्मिनेंट जीरो हो उस मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप नोट करें तो बी एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट जीरो आया, इसलिए बी को हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। यहां तक आपको बात समझ आ गई। अब हम आगे चलते हैं। अब जरा आगे चलते हैं और आगे चल के देखते हैं कि इसको फर्दर हमने क्या डिटर्मिनेंट देखा है। डिटर्मिनेंट का अब एक और समझते हैं। ये जो आपने इससे पहले जो डिटर्मिनेंट पढ़ा था, ये डिटर्मिनेंट, ये 2/2 का मैट्रिक्स था, ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है। अब जब 3/3 का मैट्रिक्स हम लेते हैं तो डिटर्मिनेंट 3/3 का कैसे निकलता है। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ 3/3 मैट्रिक्स अगर निकालना है तो उसके अंदर उस डिटर्मिनेंट को निकालने के दो मेथड होते हैं। एक कहलाता है रो कॉलम ऑपरेशन, दूसरा कहलाता है डायगोनल ऑपरेशन। पहले मैं आपको रो कॉलम ऑपरेशन के थ्रू डिटर्मिनेंट निकालना समझाता हूँ। ये ज़रा गौर से सुनिएगा और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा स्टूडेंट को मुश्किल लगता है। रो कॉलम ऑपरेशन में सबसे पहली बात ये कि कोई भी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट निकालना हो उसको हम ओपन कर सकते हैं किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से। एनी रो और एनी कॉलम, किसी भी रो या किसी भी कॉलम से हम उसको ओपन कर सकते हैं। लेकिन इसमें ख़ास बात का ख्याल रखना है कि अगर आप ऑड नंबर की रो या ऑड नंबर के कॉलम से आप इसे ओपन करेंगे तो साइन आपको ये रखने पड़ेंगे, यानी पहला नंबर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। जबकि अगर आप इवन नंबर की रो या इवन नंबर के कॉलम से अगर आप मैट्रिक्स को ओपन करेंगे तो आपको जो साइन रखने पड़ेंगे वो रखने पड़ेंगे पहला माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। जाहिर है ये बात आपको फौरी तौर पे समझ में नहीं आई होगी, तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखें, ये एक ए मैट्रिक्स है। तो पहली बात ये कि 3/3 का मैट्रिक्स है। अगर ये 3/3 का मैट्रिक्स है तो इसका मतलब ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट मालूम किया जा सकता है। तो सबसे पहले इस ए को मैंने मॉड ए लिखा और ब्रैकेट के बजाय मैंने ये मॉड लगाया और ये पूरा का पूरा नंबर सारे इसके लिख दिए। अब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ फर्स्ट कॉलम से। मैंने आपसे क्या कहा था कि आप किसी भी रो से ओपन कर लें या किसी भी कॉलम से ओपन कर लें, लेकिन मैं कर रहा हूँ फर्स्ट कॉलम से ओपन। अब फर्स्ट कॉलम का ये जो फर्स्ट लिखा है, ये फर्स्ट असल में आपको पता है कि ये ऑड नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं फर्स्ट कॉलम से ओपन करूंगा तो फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट उठाते वक्त प्लस लिखूंगा, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, चौथा माइनस, इस तरह लिखूंगा। ये ज़रा दिमाग में रखिएगा। फर्स्ट कॉलम ले रहा हूँ तो फर्स्ट कॉलम ऑड है, तो ऑड में पहले प्लस लूँगा, फिर माइनस लूँगा, फिर प्लस लूँगा, फिर माइनस लूँगा। अब देखिए मैं फर्स्ट कॉलम से इसको ओपन कर रहा हूँ, यानी कि मेरा जो कॉलम है वो पहला वाला कॉलम ये वाला कॉलम है। इस पहले कॉलम का पहला मेंबर कौन सा है? 3। तो इस 3 को मैं प्लस फॉर्म में उठाऊंगा, यानी मैं लिख दूंगा 3, खाली 3 लिख दिया। ये 3 था, ये 3 लिख दिया। अब इस 3 को जब मैंने यहाँ से पिक किया तो 3 असल में इस कॉलम में है और इस रो में है। तो इस कॉलम और इस रो को कैंसिल कर दें, बाकी जो रह गया 2 4 -2 1 वो यहाँ लिख दें। देखें 2 4 -2 1 ये लिख दिया आपने। तो पहले कॉलम का मैंने 3 उठाया और ये यहाँ तक आ गई बात। यहाँ तक समझ आ गया आपको। अब इस पहले कॉलम में दूसरा एलिमेंट कौन सा है? माइनस का 1। लेकिन इसमें कहा गया था कि दूसरा एलिमेंट मुझे माइनस में उठाना है, तो माइनस में मैं उठाऊंगा और ये खुद भी माइनस है, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस बनेगा, तो मैंने प्लस का 1 लिखा। लेकिन प्लस का 1 इधर आ रहा है और इधर आ रहा है, तो इन दोनों को हटा दें। अब रह गया 1 2 -2 1, तो यहाँ लिख दिया 1 2 -2 1। ये हो गया पहले कॉलम का दूसरा एलिमेंट भी हो गया। पहले कॉलम का तीसरा एलिमेंट हम उठाएंगे 3, लेकिन तीसरे एलिमेंट को प्लस में ही उठाना है,
तो प्लस का 3 है और प्लस में ही उठाएंगे तो प्लस का 3 आ गया, लेकिन ये प्लस का 3 इधर आ रहा है और इधर आ रहा है, तो इनको हटा दें, बाकी रह गया 1 2 2 4। ये लिख दिया मैंने 1 2 2 4। ये सारी चीज़ें हो गई। अब मैं क्या करूं, इस 3 को 3 रहने दिया और अंदर इसको मैंने सॉल्व करने के लिए आपको पहले ही बताया था कि प्राइमरी डायगोनल को मल्टीप्लाई करें तो 2 1 मल्टीप्लाई हुआ, फिर माइनस करें ये माइनस हुआ, और फिर सेकेंडरी डायगोनल मल्टीप्लाई करें तो ये सेकेंडरी डायगोनल मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये प्लस का 1 ये प्राइमरी डायगोनल मल्टीप्लाई हुआ माइनस सेकेंडरी डायगोनल, फिर ये प्लस का 3 ये प्राइमरी डायगोनल मल्टीप्लाई हुआ माइनस ये सेकेंडरी डायगोनल हुआ। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये आंसर आ गया 35। इसका मतलब ये हुआ कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 35 है। लेकिन ये डिटर्मिनेंट हमने कैसे निकाला, हमने फर्स्ट कॉलम से इसको ओपन किया। अब आपको समझाने के लिए मैं इसको फर्स्ट कॉलम के बजाय अब मैं इसे सेकंड रो से ओपन करके दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि एनी रो से ओपन कर सकते हैं, एनी कॉलम से ओपन कर सकते हैं, लेकिन मैं अब आपको सेकंड रो से दिखाता हूँ। मगर याद रखिएगा सेकंड रो से करेंगे तो सेकंड एक इवन नंबर है, और इसमें लिखा है कि अगर इवन नंबर से आप करेंगे तो पहला एलिमेंट माइनस में उठाएंगे, फिर प्लस उठाएंगे, फिर माइनस, फिर प्लस। तो हम सेकंड एलिमेंट सेकंड रो से हम पिक करने जा रहे हैं, और पहला एलिमेंट माइनस होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस, फिर प्लस। अब देखते हैं सेकंड एलिमेंट को कैसे हम पिक करते हैं। देखिए मैं यही सेम मैट्रिक्स अब लूँगा, ये याद रखिएगा 3 1 2 -1 2 4 और 3 -2 1। तो ये मैंने लिया, देखें वही वाला मैट्रिक्स है 3 1 2 -1 2 4 3 -2 1। अब इसको मुझे, आपको याद होगा कि पहले जब आपने सॉल्व किया था तब भी 35 आंसर था, अब दोबारा 35 आंसर है। ठीक है जी, तो अब आप यहाँ पे क्लियर कर दें। अब आप यही मैट्रिक्स फिर से एक दफ़ा लें। अब मैं इसको थर्ड रो से ओपन कर रहा हूँ। थर्ड रो कौन सी रो है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर में पहले प्लस उठता है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। थर्ड रो में पहला 3 है और 3 को प्लस में ही उठाना है, तो 3 का 3 आया, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, ये रह गया 1 2 2 4 1 2 2 4। फिर उसके बाद दूसरा माइनस का 2 है और उसको माइनस में उठाना है, तो माइनस माइनस प्लस 2 बन गया, ये हटा दिया, ये हटा दिया, 1 2 2 4 सॉरी ये हटा दिया और ये हटा दिया, तो 3 2 और -1 4 3 2 -1 4। उसके बाद इसका तीसरा एलिमेंट लिया, तीसरा एलिमेंट आया 1, इसको यहाँ से हटाया और यहाँ से हटाया, तो ये रह गया 3 1 -1 2 3 1 -1 2। ये हमारा, इसको सिंप्लीफाई किया तो देखें दोबारा से 35 आंसर आया। इसका मतलब है कि आप किसी भी रो से खोल लें या किसी भी उससे कॉलम से खोल लें, आंसर सेम ही आएगा। तो स्टूडेंट अब आपको यही वाला मैट्रिक्स उठाना है और अब आपको ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, लेकिन अब आप सेकंड एंड थर्ड कॉलम से ओपन करें और फर्स्ट रो से ओपन करके देखें। मैंने 3 आपको दिखा दिए, 3 अब आप इसको ट्राई करें, लेकिन आंसर 35 ही आना चाहिए। ये जो था स्टूडेंट, ये डिटर्मिनेंट निकालने का रो कॉलम ऑपरेशन कहलाता है। दूसरा जो ऑपरेशन है वो कौन सा ऑपरेशन है, डायगोनल ऑपरेशन। डायगोनल ऑपरेशन आपको बताता हूँ कि इसी मैट्रिक्स को हम लेंगे जिसका आंसर अभी 35 आया था, लेकिन हम इसको किसी दूसरे मेथड से इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे और फिर देखेंगे कि इसका आंसर दोबारा से 35 ही आना चाहिए। ये है डायगोनल ऑपरेशन। मैंने सेम मैट्रिक्स लिया, इस मैट्रिक्स को पहले मैंने डिटर्मिनेंट लिया। अब देखें इसमें डायगोनल ऑपरेशन में करते क्या है कि ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पहले पूरा पूरा लिख लेते हैं, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, आपको नजर आ रहा है। उसके बाद इसके शुरू के 2 कॉलम रिपीट करते हैं, ये 2 कॉलम दोबारा लिखते हैं। देखें 3 -1 3, ये 3 -1 3 और 1 2 -2 1 2 -2। सिर्फ 2 कॉलम रिपीट करेंगे, तीसरा कॉलम नहीं करेंगे। ये हो गया। जब 2 कॉलम रिपीट कर दिए, अब हम ये देखेंगे कि ये मैट्रिक्स चूंकि 3 by 3 का मैट्रिक्स था,
तो इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल है या प्राइमरी डायगोनल है, इसके प्राइमरी डायगोनल में 3 एलिमेंट होने चाहिए और इसके सेकेंडरी डायगोनल में भी 3 एलिमेंट होने चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, चूंकि ये 3x3 का मैट्रिक्स है, लिहाजा इसके प्राइमरी डायगोनल में भी 3 एलिमेंट होने चाहिए और इसके सेकेंडरी डायगोनल में भी 3 एलिमेंट होने चाहिए। तो अब चूंकि इसको डिटर्मिनेंट मैंने इस तरह लिखा कि पहले डिटर्मिनेंट लिखा, उसके बाद 2 कॉलम मैंने ऐड किए, तो अब अगर आप गौर करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 3 एलिमेंट हैं, ये एक एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा, तो यहाँ से यहाँ तक 3 एलिमेंट बन रहे हैं। तो ये प्राइमरी डायगोनल बन सकता है। फिर अगर यहाँ से यहाँ तक देखें तब भी 3 एलिमेंट बनते हैं, तो ये भी प्राइमरी डायगोनल बन सकता है। फिर यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये भी 3 एलिमेंट बनते हैं, तो ये भी प्राइमरी डायगोनल बन सकता है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक देखें तो 2 एलिमेंट हैं, तो ये प्राइमरी डायगोनल नहीं है। और यहाँ पर एक अकेला एलिमेंट है, तो ये भी प्राइमरी डायगोनल नहीं है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ 2 एलिमेंट हैं, ये भी प्राइमरी डायगोनल नहीं है और ये भी प्राइमरी डायगोनल नहीं है। तो इसका मतलब इसके अंदर 3 प्राइमरी डायगोनल आ गए। बिल्कुल इसी तरह सेकेंडरी डायगोनल भी 3-3 वाले होने चाहिए। तो आप देखें ये भी इसका सेकेंडरी डायगोनल है, ये भी इसका सेकेंडरी डायगोनल है और ये भी इसका सेकेंडरी डायगोनल है। अब आपको क्या करना है, सारे प्राइमरी डायगोनल जितने भी हैं ना, यानी एक प्राइमरी डायगोनल के सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें, फिर दूसरे प्राइमरी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें, फिर तीसरे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें और सबको जमा कर दें। देखें ये 3 2 1, ये देखें 3 2 1 मल्टीप्लाई किया, फिर इसमें जमा करेंगे हम 1 4 3, ये रहा 1 4 3, फिर इसमें जमा करेंगे 2 -1 और -2, 2 -1 और -2, ये एक ब्रैकेट लगा दें और इसके बाद माइनस लिखें और फिर नया ब्रैकेट ओपन करें और अब सेकेंडरी डायगोनल सारे मल्टीप्लाई करके लिख दें। तो देखें पहले है 3 2 2, ये रहा 3 2 2, फिर प्लस -2 4 3, -2 4 3, फिर प्लस 1 -1 1, 1 -1 1। इसको सिंप्लीफाई करें, ये आ गया 6 12 4 12 -24। इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये आंसर आ गया 35। हम गौर करें, इसका आंसर, इस मैट्रिक्स का आंसर जब हमने फर्स्ट कॉलम से ओपन किया तब भी 35 आया, जब हमने सेकंड रो से ओपन किया तब भी 35 आया, जब थर्ड रो से ओपन किया तब भी 35 आया और जब हमने बिल्कुल डिफरेंट मेथड से किया तब भी 35 आया। तो मैंने आपको 2 मेथड बताए जिससे कि डिटर्मिनेंट हम निकाल सकते हैं। आप जो भी मेथड आपको इजी लगता है, आपको रो कॉलम वाला मेथड इजी लगता है तो आप उसके ज़रिए से डिटर्मिनेंट निकाल लें। आपको डायगोनल वाला मेथड इजी लगता है तो आप डायगोनल वाले मेथड से डिटर्मिनेंट निकालें। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए कोई कंडीशन नहीं है, जिससे मर्जी निकाल लें। अब ये एक प्रॉब्लम आप सॉल्व कीजिएगा। ये एक मैं आपको मैट्रिक्स दे रहा हूँ, इस मैट्रिक्स का आपको डिटर्मिनेंट निकालना है, चाहे जिस मेथड से निकालें, और फिर ये डिसाइड करना है आपको कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं। आपको याद होगा सिंगुलर मैट्रिक्स आपने किसको कहा था? सिंगुलर मैट्रिक्स इसको कहा था जिसका डिटर्मिनेंट 0 निकले, यानी अगर एक मैट्रिक्स हो उसका डिटर्मिनेंट 0 निकल आए तो वो मैट्रिक्स सिंगुलर होता है। तो मैं अब आपको ये मैट्रिक्स एक दे रहा हूँ, इसका डिटर्मिनेंट निकालें और निकालने के बाद ये डिसाइड करें कि क्या ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं है। ठीक है, एक बात एक नोट कीजिएगा, अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स हो जो 1 by 1 का हो, यानी इसकी 1 रो हो 1 कॉलम हो, ऐसा अगर मैट्रिक्स हो तो उसका डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स के एलिमेंट ही को कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक मैट्रिक्स है -30, अब ये -30 1 by 1 का एलिमेंट है, 1 by 1 का मैट्रिक्स है, यानी इसमें एक रो है और एक कॉलम है। आपसे कहा जाएगा इसका डिटर्मिनेंट क्या है, तो इसको सॉल्व नहीं करते हम, बल्कि डायरेक्ट लिख देंगे कि अगर A -30 मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट A -30 हो जाएगा, बस, यानी जो वैल्यू है वही हो जाएगी। ये आपका होमवर्क है, इस होमवर्क को आप प्रैक्टिस करेंगे। आगे चलते हैं हम, अब आते हैं हम डिटर्मिनेंट जो आपने पढ़ा था उसकी एप्लीकेशन है क्रैमर रूल। आपने डिटर्मिनेंट पढ़ा पूरा, तो अब अप्लाई करते हैं क्रैमर रूल को। क्रैमर रूल कोई मैट्रिक्स का नया ऑपरेशन नहीं है, वो डिटर्मिनेंट ही है, लेकिन उसको यूज करते हैं हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। क्रैमर रूल किस लिए इस्तेमाल होता है? क्रैमर रूल इज द मेथड ऑफ सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपको याद होगा मिड टर्म से पहले मैंने लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के 2 मेथड आपको बताए थे।
ये देखें, ये एक लीनियर इक्वेशन है विद टू वेरिएबल। इसका एक वेरिएबल x1 है, एक दूसरा वेरिएबल x2 है। ये भी एक लीनियर इक्वेशन है विद टू वेरिएबल। मैंने आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल सॉल्व करने का एक मेथड होता है जिसको हम साइमल्टेनियस मेथड कहते हैं, और एक होता है जिसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, और वो दोनों मेथड मैंने आपको पढ़ाए थे। अब हम वही लीनियर इक्वेशन उठा रहे हैं, उसी तरह की लीनियर इक्वेशन है, मगर इसको हम ना साइमल्टेनियस से करेंगे ना सब्स्टिट्यूशन से करेंगे, बल्कि इसको क्रैमर रूल से करेंगे। क्रैमर रूल से करने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले इक्वेशन को इस तरह लिख लें कि इसके सारे वेरिएबल एक तरफ हों और कांस्टेंट नंबर दूसरी तरफ हों। ये ख़ास बात है, सारे वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट नंबर दूसरी तरफ। तो ये दोनों इक्वेशन ऐसे ही लिखी हुई हैं। उसके बाद इस इक्वेशन का मैट्रिक्स बनाते हैं हम। मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं? इस इक्वेशन में जितने भी वेरिएबल हैं उनके कोफिशिएंट, पहले खाली कोफिशिएंट उठाकर एक मैट्रिक्स बनाते हैं। तो देखें, ये 3 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 4 है, तो यहाँ लिख दिया 3 2 2 4। उसके बाद इसका पहला वेरिएबल x1 है, दूसरा x2 है, तो यूं लिखेंगे हम, पहला x1 दूसरा x2 नीचे करके। उसके बाद ये इज इक्वल टू है, तो ये इज इक्वल टू। उसके बाद ये 80 है, ये भी 80 है, तो 80 80 लिख दिया। यानी ये जो दोनों इक्वेशन हैं, ये दोनों की दोनों ये मैट्रिक्स बन गई। अब याद रख लें, ये जो मैट्रिक्स है ना, कोफिशिएंट वाला मैट्रिक्स, इसको हम हमेशा ए मैट्रिक्स कहेंगे, और ये जो वेरिएबल का मैट्रिक्स है इसको हमेशा हम एक्स मैट्रिक्स कहेंगे, और ये जो नंबरों वाला मैट्रिक्स है, कांस्टेंट वाला जो मैट्रिक्स है, इसको हमेशा हम बी मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये हमेशा एक ए मैट्रिक्स बनेगा, एक एक्स मैट्रिक्स बनेगा और एक बी मैट्रिक्स बनेगा। अब सबसे पहले इस ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लें। आपको पिछली स्लाइड में मैं बता चुका हूँ कि इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा। तो इसका डिटर्मिनेंट सबसे पहले मैंने निकाला, तो वो 8 आ गया। 8 आ गया, तो अब हम आगे बढ़ेंगे और हम कहेंगे कि इसका सोल्यूशन पॉसिबल है अभी, यानी इस इक्वेशन का सोल्यूशन निकाला जा सकता है। हम सोल्यूशन निकालने के लिए आगे बढ़ेंगे। अब सबसे पहले हमें x1 का सोल्यूशन चाहिए, तो देखें x1 कैसे निकालते हैं। x1 निकालने के लिए बहुत अच्छा, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि अब मुझे x1 निकालना है। इसको गौर से देखिएगा, मुझे अगर x1 निकालना है तो x1 पहला वेरिएबल है, तो मैं क्या करूंगा? x1 निकालने के लिए पहला वेरिएबल है, तो मैं डिटर्मिनेंट ये वाला उठाऊंगा, लेकिन इसका पहला कॉलम हटा दूंगा और पहले कॉलम के बजाय ये वाला कॉलम 80 80 का उठा के डाल दूंगा। अब आप जरा यहाँ गौर से देखें, मैंने पहले 80 80 लिखा है, फिर मैंने ये दूसरा कॉलम 2 4 लिखा है। सही है, मैं रिपीट करता हूँ। x1 निकालना है, x1 चूंकि पहला वेरिएबल है, तो इस डिटर्मिनेंट का पहला कॉलम हटाकर ये वाला कॉलम डाल दूंगा और उसके बाद ये 2 4 एज इट इज रख दूंगा। ठीक है, उसके बाद नीचे रख दूंगा डेल्टा ए। ऊपर एक डिटर्मिनेंट आ गया, उसको सॉल्व करूंगा और नीचे डेल्टा ए, ये रहा डेल्टा ए, तो 8 है, तो ये 8 आ गया। तो ये पूरा सॉल्व करने के बाद x1 की ये वैल्यू आ गई। ठीक है भाई, अब मुझे x2 की वैल्यू निकालनी है। अब x2 मेरा सेकंड वेरिएबल है, तो मैं यही वाला डिटर्मिनेंट उठाऊंगा, लेकिन इसका सेकंड कॉलम हटाकर 80 80 डाल दूंगा। फर्स्ट कॉलम तो वही है 3 2, तो देखें फर्स्ट कॉलम है वही है 3 2, सेकंड कॉलम में 80 80 डाल दिया और नीचे वापस लिख दिया डेल्टा है, जैसे यहाँ लिखा था डेल्टा है, वहाँ पर भी डेल्टा है। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये x2 की वैल्यू 10 आ गई। इसका मतलब इन दो इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूँ तो x1 की वैल्यू 20 निकलेगी और x2 की वैल्यू 10 निकलेगी। आप चाहें तो इसे साइमल्टेनियस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व कर लें, दोनों से यही वैल्यू आएगी। ठीक है भाई, अब हम आगे चलते हैं और मैं आपको एक दूसरी एग्जांपल करवाता हूँ। इस सेकंड एग्जांपल में देखें, सेकंड एग्जांपल में हमारे पास ये इक्वेशन है 2x + 4y - 20 = 0, 3x + y - 10 = 0। तो मैंने आपको बताया था कि क्रैमर रूल में सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सारे वेरिएबल एक तरफ होने चाहिए और बाकी के नंबर दूसरी तरफ होने चाहिए। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को
वेरिएबल एक तरफ रखें यानी 2x प्लस 4y, और ये -20 दूसरी तरफ भेज दें तो 20 हो गया। इसी तरह 3x प्लस वाई, ये 10 दूसरी तरफ भेज दिया। अब इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लें तो ये रहा 2 4 3 और 1, 2 4 3 1। वेरिएबल इसमें x और y हैं तो x और y डाल दिया, ये 20 10 आ गया। मैंने आपको कहा था कि ये वाला मैट्रिक्स हमेशा a कहलाएगा, ये a है। ये वाला मैट्रिक्स हमेशा x कहलाएगा, ये x है। और ये वाला मैट्रिक्स हमेशा b कहलाएगा, तो ये b है। अब सबसे पहले डेल्टा a निकाल लें। डेल्टा a का मतलब है a का डिटर्मिनेंट निकाल लें, वो निकाल लिया, वो -10 आया, तो सोल्यूशन पॉसिबल है। अब मुझे पहला वेरिएबल x निकालना है, तो आपको पता है k निकालना है। आपको ये पता है कि अगर पहला वेरिएबल x निकालना है तो डिटर्मिनेंट तो यही उठेगा, लेकिन इसका पहला कॉलम हट जाएगा और इसकी जगह पर ये कॉलम आ जाएगा। तो देखें 20 10 पहले आ गया और 4 और 1 ये बाद में आया। और नीचे डेल्टा ए है और डेल्टा ए -10 है, तो ये -10 है। इसको सिंप्लीफाई किया, ये 2 आ गया। उसके बाद अब मुझे y निकालना है। y चूंकि दूसरा वेरिएबल है तो मैं डिटर्मिनेंट यही वाला उठाऊंगा, लेकिन ये दूसरा जो कॉलम है इसकी जगह ये नंबर डालूंगा। तो पहला कॉलम 2 3, तो ये 2 3 है। दूसरा कॉलम 20 10 है। इसको सिंप्लीफाई किया तो y की वैल्यू 4 आ गई। इसका मतलब है कि आपके पास क्रैमर रूल से अगर इसको सॉल्व करें तो इसमें x2 निकलेगा, y 4 निकलेगा। अब हम एक तीसरी एग्जांपल लेते हैं। तीसरी एग्जांपल में देखें, ये आपके पास एक क्वेश्चन, एक इक्वेशन ये दी हुई है, एक इक्वेशन ये दी हुई है। सबसे पहले इसके मैट्रिक्स बना लेंगे, ये मैट्रिक्स बना लिया। उसके बाद हम डेल्टा ए निकालेंगे। डेल्टा ए इत्तेफाक से इसका 0 आ गया। अब अगर डेल्टा ए 0 आ गया तो ये सोल्यूशन नॉट पॉसिबल है, इसको आगे सॉल्व ही नहीं करेंगे हम कह देंगे कि भाई ये वाली लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। आपको याद होगा कि जब आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ी थी तो बाज़ दफ़ा सोल्यूशन पॉसिबल नहीं भी आता था, तो ये सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये एक इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, इसका मैट्रिक्स बनाया, इसका डेल्टा ए निकाला, डेल्टा ए फिर 0 आ गया, तो हम कह देंगे सोल्यूशन नॉट पॉसिबल, यानी आगे सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है भाई, ये क्रैमर रूल का आपका होमवर्क है। इस होमवर्क में आप ये वाले क्वेश्चन क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम एक दूसरा ऑपरेशन देखते हैं, एक 8वां ऑपरेशन मैट्रिक्स का। इसको कहते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का जब एडजॉइंट होता है ना, वो दरअसल पोजीशन को चेंज करके निकाला जाता है। एडजॉइंट के लिए एक बात याद रख लें, एडजॉइंट सिर्फ उस मैट्रिक्स का निकलेगा जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो एडजॉइंट नहीं निकलेगा। अब एडजॉइंट निकालने का तरीका क्या है? फर्ज करें कि ये एक ए मैट्रिक्स है, 4 3 -2 1। ए का एडजॉइंट निकालेंगे तो इसको कहेंगे ए डी जे ए, यानी एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा कि ये जो प्राइमरी डायगोनल है, ये वाला प्राइमरी डायगोनल, इस प्राइमरी डायगोनल में जितने भी एलिमेंट हैं उनको आप इंटरचेंज कर दें, यानी इस -1 को 4 की जगह ले जाएं और 4 को -1 की जगह लें। तो प्राइमरी डायगोनल के एलिमेंट को आप पोजीशन बदल दें और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट की साइन बदल दें। तो ये 3 है, -3 हो गया, और ये माइनस का 2 है तो ये प्लस का 2 हो गया। बस ये एडजॉइंट आ गया। दोबारा बता देता हूँ, प्राइमरी डायगोनल की पोजीशन बदल दें और सेकेंडरी डायगोनल की साइन को बदल दें, तो ये एडजॉइंट ए आ गया। अब इसी तरह ये एक बी मैट्रिक्स है, तो एडजॉइंट बी हो जाएगा -3 8 और 4 0। इसी तरह ये एक सी मैट्रिक्स है, तो एडजॉइंट सी क्या होगा ये आप बताएंगे। मैं आपको एडजॉइंट मैंने आपको बता दिया, लेकिन एडजॉइंट हमने 2 by 2 वाले मैट्रिक्स का सीखा है। 3 by 3 वाला जो मैट्रिक्स होता है उसका एडजॉइंट आपके कोर्स में नहीं है, तो हम सिर्फ 2 by 2 का एडजॉइंट हम पढ़ रहे हैं। आगे चलते हैं। अब एक मैट्रिक्स का एक और ऑपरेशन है जिसको हम कहते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का ऑपरेशन। इनवर्स क्या होता है मैट्रिक्स का? इनवर्स भी एक मैट्रिक्स ही होता है, लेकिन उसको निकालने का तरीका क्या है? ये बहुत सिंपल सा है। मिसाल के तौर पर फाइंड इनवर्स ऑफ दिस। अच्छा जी, एक बात यहाँ याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो ये है
इन्वर्स सिर्फ निकलता है स्क्वायर मैट्रिक्स का। पहली बात तो ये कि स्क्वायर मैट्रिक्स अगर नहीं होगा तो इन्वर्स तो निकलेगा ही नहीं। दूसरी बात यह है कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकलना ज़रूरी नहीं है। यानी पहले तो ये आप देखेंगे कि मैट्रिक्स अगर स्क्वायर नहीं है तो इन्वर्स तो निकलेगा ही नहीं। फिर अगर मैट्रिक्स स्क्वायर है भी तब भी कभी उसका इन्वर्स निकलेगा और कभी नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि वो स्क्वायर है या नहीं है। तो देखें, इसने कहा है फाइंड इन्वर्स ऑफ दिस। अब पहले ये देखें ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर है तो मैं आगे चलूँगा, अगर नहीं है तो मैं यहीं से कह दूंगा कि नहीं होगा पॉसिबल। अब आगे कैसे चलेंगे? सबसे पहले फ़र्ज़ करें ये मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है तो इसका डेल्टा ए निकाल लेंगे। अब डेल्टा ए आया 2, अगर 2 है तो हम कहेंगे कि हाँ भाई इसका इन्वर्स पॉसिबल होगा। अब इन्वर्स निकालने के लिए क्या करें? इसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल लें, जो आपने पहले देखा। एडजॉइंट निकालने के लिए प्राइमरी डायगोनल के पोजीशन बदल दें और सेकेंडरी डायगोनल के साइन बदल दें, तो ये एडजॉइंट आ गया। तो अब इन्वर्स निकालना है तो इसको कहेंगे ए इन्वर्स। ए इन्वर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो देखें ए इन्वर्स हो जाएगा एडजॉइंट ए उठा के यहाँ से, एडजॉइंट ए उठा के यहाँ डाल दें एडजॉइंट ए, और डिटर्मिनेंट ए यहाँ से उठा के 2 यहाँ डाल दें। तो अब ये 2 इसके हर एलिमेंट से डिवाइड हो जाएगा, तो ये -1/2 -3/2 2/2 4/2। तो ये -1/2 -3/2 2/2 1 आ गया, 4/2 2 आ गया। ये आ गया जनाब आंसर, ये आ गया इस मैट्रिक्स का इन्वर्स मैट्रिक्स। ठीक है भाई, हमेशा याद रख लें कि आपको जब इन्वर्स निकालना हो तो सबसे पहले देखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं। अगर स्क्वायर है तो आप निकालना शुरू करेंगे, फिर इसका डिटर्मिनेंट अगर नॉन ज़ीरो आएगा तो आगे निकालेंगे, लेकिन अगर इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाए तो हम आगे प्रोसेस नहीं करेंगे, हम कहेंगे इन्वर्स इज़ नॉट पॉसिबल। इसीलिए यहाँ लिखा है कि अगर सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो इसका इन्वर्स नहीं निकलेगा। ये है आपका होमवर्क। इसके बाद हम आगे चलते हैं और आगे अब आपको अगर आप देखें तो आपके पास लास्ट टॉपिक है, और वो लास्ट टॉपिक इक्वेशन से मुताल्लिक है। आपने अभी थोड़ी देर पहले ये क्रैमर रूल को यूज़ किया था इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। अब इक्वेशन सॉल्व करने के लिए इन्वर्स मैट्रिक्स का मेथड भी इस्तेमाल होता है। आपको ये याद है कि आपने क्रैमर रूल से ये इक्वेशन सॉल्व की थी 80-80 वाली, और इसमें x1 आया था 20 और x2 आया था 10। अब मैं यही वाली दो इक्वेशन उठाता हूँ, मगर इसको इन्वर्स मेथड से सॉल्व करूँगा और आंसर यही निकलेगा। कैसे करते हैं इन्वर्स मेथड से सॉल्व? देखिए, मैंने यही दो इक्वेशन उठाई 80-80 वाली। सबसे पहले इसका मैट्रिक्स बनाया, ये आ गया, फिर इसका डेल्टा ए लिया, 8 आ गया। अगर डेल्टा ए 0 आएगा तो आगे नहीं बढ़ेंगे, सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन डेल्टा ए 0 नहीं आया, 8 आया, तो ये 8 आया तो हमने लिख दिया 8। फिर हम क्या करेंगे? अच्छा, ये क्रैमर रूल नहीं है तो हम इसका एडजॉइंट ए निकालेंगे, फिर इसका इन्वर्स ए निकालेंगे, फिर ए इन्वर्स ये आ गया। ए इन्वर्स निकालना आपको पहले मैंने सिखा दिया है। पहले ए इन्वर्स निकालने की बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, होमवर्क कीजिएगा, फिर ये आगे बढ़िएगा आप, तो आपको समझ आएगी बात। अब आपको निकालना है x। अब इसका फार्मूला होगा x = a इन्वर्स b। तो x की जगह ये x पूरा ये मैट्रिक्स है, x की जगह ये पूरा मैट्रिक्स उठा कर डाल दें। a इन्वर्स ये पूरा मैट्रिक्स है, ये डाल दें, और b ये वाला मैट्रिक्स है तो ये डाल दें। अब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और आपको मल्टीप्लिकेशन मैंने पहले करवा दी है। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम उठाएंगे तो 1/2 को इस 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 80/2 हो जाएगा। फिर इसमें ऐड करेंगे -1/4 और ये वाला 80, तो ये -80/4 हो जाएगा। अब आप सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम लेंगे तो -1/4 मल्टीप्लाई बाई 80, तो ये -80/4 हो जाएगा। और दूसरा 3/8 मल्टीप्लाई बाई 80, तो ये 240/8 हो जाएगा। इसको सिंपल कर लें तो ये 40 - 20 और -20 30 हो जाएगा। तो ये पूरा बना 20 10, और ये आ कहाँ से रहा है? ये यहाँ आ रहा है x1 x2। अब ये बता रहा है कि x1 की वैल्यू 20 है और x2 की वैल्यू 10 है। ये सॉल्व हो गया
आपको याद होगा कि यही वैल्यू निकली थी, x1 की 20 और x2 की 10। दूसरा हमने ये एग्जांपल सॉल्व की थी, इसमें x2 निकला था, y4 निकला था। दूसरा यही वाली इक्वेशन में उठाता हूँ, मगर इसको क्रैमर रूल से नहीं, इन्वर्स मेथड से करूँगा। तो ये दो इक्वेशन मैंने, ये दूसरी इक्वेशन उठा ली, ये दूसरी इक्वेशन उठाई, इसका पहले मैट्रिक्स बनाया, फिर इसका डेल्टा ए निकाला। डेल्टा ए चूँकि ज़ीरो नहीं है लिहाजा सोल्यूशन पॉसिबल है। एडजॉइंट ए निकाला, फिर ए इन्वर्स निकाला, फिर ए इन्वर्स को सॉल्व किया, ये चीज़ आ गई। इसको अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू 2 निकली, y की वैल्यू 4 निकली, और यहाँ देखें कि x की वैल्यू 2 थी और y की वैल्यू 4 थी। तो स्टूडेंट यहाँ तक ये आपका चैप्टर पूरा मैट्रिक्स का ख़त्म हो गया। ये आपका होमवर्क है। अब होमवर्क में आप क्या करेंगे, जो क्रैमर रूल का मैंने होमवर्क दिया था उसी को रिपीट करें, मगर उसको क्रैमर रूल के बजाय इस तरह से सॉल्व कर लें। ये है आपकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज। और इसमें एक बात का ख्याल रखिएगा कि इसको आप एक साथ सारी एक्सरसाइज करने मत बैठिएगा, वरना आपको समझ नहीं आएगा। पहले आप क्या करें, पहले इस डिटर्मिनेंट का टॉपिक करें। डिटर्मिनेंट का टॉपिक करने के बाद ये वाली प्रैक्टिस करें, ये चीज़ प्रैक्टिस करें। इसके बाद ये वाला होमवर्क कंप्लीट करें। पहले होमवर्क कंप्लीट करने के बाद फिर नया आ जाए, क्रैमर रूल पर आएँ। क्रैमर रूल जब समझ में आ जाए तो क्रैमर रूल का ये वाला होमवर्क पहले करें, और ये होमवर्क कंप्लीट हो जाए तो फिर आगे चलें और एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालें। और एडजॉइंट मैट्रिक्स अगर समझ आ जाता है तो फिर इन्वर्स मैट्रिक्स निकालें, और इन्वर्स मैट्रिक्स का ये होमवर्क पहले करें। और होमवर्क जब हो जाए उसके बाद आप ये मेथड समझें और इसके बाद ये वाला होमवर्क कीजिए, तो आपको पूरी पिक्चर समझ आएगी, वरना समझ में कुछ भी नहीं आएगा। थैंक यू वेरी मच। और आपको कोई अगर क्वेरीज हो तो फिर मुझे आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं।